हेलो बच्चों, आज हम ग्राफिकल मेथड से लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सोल्व करना सीखेंगे। ग्राफिकल मेथड दो टाइप का होता है, जिसमें एक होता है कॉर्नर पॉइंट मेथड, दूसरा होता है आइसोप्रोपिट या आइसोकॉस्ट मेथड। पहले हम बात करेंगे कॉर्नर पॉइंट मेथड की। 4 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं इस मेथड के अंदर, हल कर बता देता हूं। स्टेप 1 कहता है जितने भी तुम्हारे कंस्ट्रेंट हैं उनको इक्वेशन मानकर एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ कर लीजिए। फिर ऐसा रीजन ढूंढिए जो सारे कंस्ट्रेंट को और नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन को सेटिस्फाई करता हो। उस रीजन को हम फिजिबल रीजन या कॉन्वेक्स पॉलीगॉन या परमिसिबल रीजन कहेंगे। स्टेप नंबर 2 कहता है कि जो भी तुमने रीजन ढूंढा है उसके कॉर्नर पॉइंट निकालिए। एक मिनट, उसके कॉर्नर पॉइंट निकालिए और उन कॉर्नर पॉइंटों को हम कहेंगे एक्सट्रीम पॉइंट। उसके बाद स्टेप नंबर 3 क्या कहता है? स्टेप 3 कहता है कि उन सभी कॉर्नर पॉइंटों पर जेड की वैल्यू निकाल लीजिए। स्टेप नंबर 4 कहता है अगर प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की है तो जिस पॉइंट पर जेड की वैल्यू सबसे ज्यादा आई होगी उसी पर उस प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल जाएगा। और यदि वो प्रॉब्लम तुम्हारी मिनिमाइजेशन की है तो ये देखिए किस पॉइंट पर जेड की वैल्यू सबसे कम आ रही है। जिस पॉइंट पर जेड की वैल्यू सबसे कम आ रही होगी उसी पॉइंट पर उस प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा। इस बात को क्लियर करने के लिए हम एक एग्जांपल की हेल्प लेते हैं। ये है हमारी एग्जांपल। ऑब्जेक्टिव फंक्शन दी गई है मैक्सिमाइजेशन में, दो कंस्ट्रेंट दिए गए हैं और नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन। एक बात ध्यान रखना, जब भी किसी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को तुम सोल्व करोगे ग्राफिकल मेथड से तो नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन को सही से पढ़िए। नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन है एक्स और वाई दोनों ही जीरो से बड़े होने चाहिए। इसका मतलब है इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो मिलेगा हमेशा ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा। हम जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एक्स और वाई की वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव होती है। तो इसलिए हम जब भी इसका ग्राफ बनाएंगे तो बस केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखेंगे और कहीं नहीं देखेंगे। तो अब यहां पे ध्यान से देखना, मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये मैंने एक्स और वाई ड्रॉ कर लिए हैं। अब हमें पहली वाली इन इक्वेशन का सोल्यूशन देखना है। तो पहले उसे इक्वेशन मान लीजिए 5x प्लस के वाई इक्वल टू 100 है। इसको मैंने इक्वेशन मान लिया। अब मैं इसके अंदर x की वैल्यू अपने पास से भरूंगा। मान लीजिए x की वैल्यू मैंने 0 रखी। जैसे ही मैं x की वैल्यू 0 रखूंगा तो y की वैल्यू आ जाती है 100। ये आ गई। फिर मैं एक बार y की वैल्यू 0 भरूंगा और x की वैल्यू देखूंगा क्या आती है। जैसे ही मैंने y की वैल्यू 0 भरी तो x की वैल्यू आती है 20। ये रही। अब मेरे पास में ये दो पॉइंट आ जाते हैं, एक 0 100 और एक आ जाता है 20 0। तो मैं इन दोनों पॉइंटों को यहां पे दिखा लेता हूं। जैसा पहला पॉइंट मेरा बना 0 100, दूसरा पॉइंट बना मेरा 20 0। तो 20 0 यहां ले लिया मैंने। इन दोनों को मिलाते हुए मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। ये रही मेरी लाइन। तो इस लाइन के ऊपर जितने पॉइंट होंगे वो सारे के सारे पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते होंगे। लेकिन हमें तो इन इक्वेशन का सॉल्यूशन चाहिए, तो इन इक्वेशन में लेस देन आ रहा है। तो इस लाइन ने जो हमने खींची है, इस लाइन ने इस पूरे पेपर के दो पार्ट करे, एक्स वाई प्लेन के दो पार्ट करे। इस पार्ट से नीचे की ओर, इस लाइन से नीचे की ओर जो पार्ट है उसमें एक पॉइंट पकड़ लीजिए। इस लाइन से नीचे की ओर एक पार्ट है जिसके अंदर एक पॉइंट है ओरिजिन। तो ओरिजिन यदि इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया तो इसका मतलब इस लाइन से नीचे के जितने भी पॉइंट हैं वो सब इसको सेटिस्फाई करेंगे, पहली वाली को। तो हम पहले वाले की लेफ्ट हैंड साइड में ये 0 0 रख कर देखते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे 0 रखेंगे 5 × 0 प्लस के y की जगह रख देंगे 0, तो कुल मिला के क्या आ जाएगा 0, जो कि छोटा होता है 100 से। इसका मतलब है ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब इस लाइन से नीचे के जितने भी पॉइंट हैं वो सारे के सारे पहली इन इक्वेशन का सोल्यूशन है। लेकिन हमें ध्यान रखना फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही देखने हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के ही चेक करने हैं हमें। इसी तरह से हम सेकंड वाली लेंगे। सेकंड वाली है हमारी x प्लस वाई इक्वल टू 60। इसके लिए भी हम देख लेते हैं कि ये x पे और y पे कहां इंटरसेक्ट करेगी। एक बार हम x की जगह 0 रखेंगे, एक बार हम y की जगह 0 रखेंगे। जैसे ही हम x की जगह 0 रखते हैं यहां पर तो y की वैल्यू 60 आती है, और y की जगह जब 0 भरेंगे तो x की वैल्यू भी 60 आती है। इसका मतलब 0 60 और 60 0 पे काटेगा। ये पॉइंट मान लीजिए यहां पर है तुम्हारा 0 60 और ये पॉइंट है तुम्हारा 60 0। इन दोनों पॉइंटों को मिलाइए, एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए।
ये हमारी लाइन हो गई इन दोनों पॉइंटों से जाने वाली। इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे वो निश्चित रूप से नीचे वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। लेकिन हमें तो इन इक्वेशन का सॉल्यूशन ढूंढना है, तो इन इक्वेशन का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए तरीका वही है, इस लाइन से नीचे बहुत सारे पॉइंट है, इस लाइन के ऊपर भी बहुत सारे पॉइंट है, तो जो नीचे वाले पॉइंट है उनमें से किसी एक पॉइंट को पकड़िए, जैसे कि 0 0, और 0 0 को इस इन इक्वेशन में रख के देखिए सेकंड वाली में। कहने का मतलब x प्लस वाई की वैल्यू निकालिए। जब हम x प्लस वाई की वैल्यू निकालेंगे 0 0 पर तो 0 होगी, और 0 हम जानते हैं 60 से छोटी होती है। इसका मतलब ये हुआ ओरिजन सेकंड वाले कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब यह है कि इस साइड के नीचे के, इस लाइन से नीचे के जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे के सारे सेकंड वाली इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। लेकिन हमें तो ऐसा सोल्यूशन ढूंढना है जो दोनों ही कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करता हो। तो तुम्हें यहां पर ध्यान दीजिए इस चित्र के अंदर कि ऐसे कौन कौन से पॉइंट हैं जो इस लाइन से, इस वाली लाइन से भी नीचे हैं और इस वाली लाइन से भी नीचे हैं, लेकिन है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो देखिए ये सारे पॉइंट जितने भी ये पॉइंट हैं, ये सारे ही पॉइंट ऐसे हैं जो हमारे दोनों ही कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करते हैं। इस वाले कंस्ट्रेंट से भी नीचे हैं और इससे भी नीचे हैं, दोनों से ही नीचे हैं और फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हैं। तो इसी को बोलते हैं फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन वो होता है ऐसे पॉइंट जो सारे कंस्ट्रेंट को भी सेटिस्फाई कर रहे हो और नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन को भी, उसे बोलते हैं फिजिबल रीजन। इस रीजन के अंदर जितने भी पॉइंट हैं वो इन दोनों को सेटिस्फाई करेंगे, कंस्ट्रेंट को, दोनों कंस्ट्रेंट को और नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन को भी। अब इस फिजिबल रीजन के तीन नाम हैं, फिजिबल रीजन, परमिसिबल रीजन, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्यों कहते हैं वो बाद में बात करेंगे, अगला चैप्टर है वो। फिलहाल हम इसका नामकरण कर देते हैं। इसका कॉर्नर पॉइंट एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, चार कॉर्नर पॉइंट है। इन कॉर्नर पॉइंटों को यहां पर एक्सट्रीम पॉइंट कहा जाता है। एक्सट्रीम पॉइंट क्यों कहते हैं इसके लिए भी एक चैप्टर है, वो बाद में बात होगी। फिलहाल यहां पर ए पॉइंट कोऑर्डिनेट हो गए 20 0, बी पॉइंट कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए। तो बी पॉइंट कोऑर्डिनेट निकालने के लिए दोनों इक्वेशनों को सोल्व कर लीजिए। एक इक्वेशन है हमारी 5x प्लस के वाई इक्वल टू 100 और दूसरी इक्वेशन है हमारी x प्लस वाई इक्वल टू 60। दोनों को माइनस कर दीजिए, माइनस करने पे यहाँ 4x आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा यहाँ पे 40, तो x की वैल्यू चली गई तुम्हारी यहाँ पर 10। x की वैल्यू इसमें रख लीजिए तो y की वैल्यू निकल आएगी, तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर कितनी 50। इसका मतलब ये हुआ बी पॉइंट कोऑर्डिनेट आ गए हमारे 10 और 50, ये आ गए 10 और 50। अब हमने इसके सारे एक्सट्रीम पॉइंट ढूंढ लिए हैं। अब हमारा स्टेप कहता है कि जो तुम्हारे कॉर्नर पॉइंट आए हैं इन सब पर z की वैल्यू कैलकुलेट करिए। तो इसके लिए हम एक टेबल बना लेते हैं, टेबल से हमें थोड़ा सा फायदा हो जाएगा हल्का सा। इधर ध्यान देना, मैं एक टेबल बना रहा हूं। इस टेबल में मुझे क्या करना है, दो चीजें निकालनी है। एक तरफ तो मैं लिखूंगा कॉर्नर पॉइंट या एक्सट्रीम पॉइंट कहोगे, कॉर्नर पॉइंट, और एक तरफ लिखूंगा मैं जेड की वैल्यू। जेड की वैल्यू हम ऊपर देखेंगे। जेड की वैल्यू थी हमारी 50x प्लस के 15y, 50x प्लस 15y। हम सबसे पहले चलते हैं कॉर्नर पॉइंट ओ पर। ओ पर जेड की वैल्यू निकालते हैं। यहां पर x की जगह 0 तो 0 हो जाएगा, y की जगह 0 तो 0 हो जाएगा, तो इस पॉइंट पर जेड की वैल्यू 0 आई। अब हम देखते हैं ए पॉइंट पर। ए पॉइंट है हमारा 20 0। जैसे ही हम 20 0 पर जेड की वैल्यू निकालेंगे तो यहां पर रखेंगे 2, 2 5 या 10, तो यहां पर आ गया 1000, y की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब निकालते हैं हम बी पॉइंट पर। बी पॉइंट है हमारा 1050। 1050 पर जब वैल्यू निकालेंगे हम यहां पर तो यहां रखेंगे 10, तो 500 तो यहां आ जाएंगे और यहां बैठ जाएंगे 75। कितने हो जाएंगे देखो, 10 और 0, 10 पे यहां तो आ गया 500 और वहां बैठ जाएगा 750, कुल मिलाकर 0512। तो ये बैठ जाएगा हमारा z इक्वल टू 1250, ये बैठ गया। अब हमारा है सी पॉइंट। सी पॉइंट हमारा कोऑर्डिनेट है उसके 0 60 और उस पर हमने z की वैल्यू निकाली। जैसे ही हमने z की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू यहाँ 0 जाएगी और 6 की वैल्यू y की वैल्यू 60 जाएगी, 60 से मल्टीप्लाई कर दो 900 जाएगी, ये आ गई।
हमने ये सभी जितने भी कॉर्नर पॉइंट है, सभी कॉर्नर पॉइंटों पर जेड की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब हमारा क्वेश्चन देखिए मैक्सिमम का था। जब क्वेश्चन में मैक्सिमाइज करना है तो तुम्हें केवल यहां देखना है कि जेड की वैल्यू सबसे ज्यादा किस पर है। तो हमें यहां साफ दिखाई दे रहा है जेड की वैल्यू यहां पर है, किस पॉइंट पर, बी पॉइंट पर। इसका मतलब है इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन आएगा, एक्स की वैल्यू 10 आएगी और वाई की वैल्यू 50 आएगी। यही इसका कहलाएगा ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो हम यहां लिखेंगे, देखिए इस टेबल के अनुसार जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड वो बैठ रही है 1250। किस पॉइंट पे बैठ रही है, एट ए पॉइंट पर, सॉरी एट बी पॉइंट पर, और बी पॉइंट है हमारा 10 और 50। तो हम कहेंगे इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या हुआ, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। देखिए ऑप्टिमल भी कहते हैं या ऑप्टिमम भी कहते हैं। ऑप्टिमल सॉल्यूशन, एक्स की वैल्यू आई हमारी 10 और वाई की वैल्यू आई हमारी 50। अब इसे ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्यों कहते हैं, देखिए अगर कोई सॉल्यूशन सारे कंस्टेंट को सेटिस्फाई कर जाए, ऊपर देखिए जितने भी तुम्हारे कंस्टेंट है, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू याद रखना 10 और 50 है, इसमें रख के देखिए पहले वाले कंस्टेंट में, यहाँ 10 50 हो जाएगा और यहाँ वाई की वैल्यू 50 है, 100 हो जाएगा, तो इसको सेटिस्फाई कर गई। एक्स की वैल्यू 10 है और वाई की वैल्यू 50 है, यहां रखकर देखिए 60 हो गया, सेटिस्फाई कर गई। और इन दोनों कंस्टेंट को भी, इन नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन को भी सेटिस्फाई कर रही है, इनको भी, क्योंकि एक्स और वाई की वैल्यू पॉजिटिव आई है तो इन्हें भी सेटिस्फाई कर रही है। तो ऐसी एक्स वाई की वैल्यू जो कंस्टेंट को सेटिस्फाई कर जाए और नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन को, उसे बोलते हैं फिजिबल सॉल्यूशन। और जिद एक्स वाई की वैल्यू पर हमें यह कंफर्म हो जाता है कि भाई ये एक्स वाई की वैल्यू ऐसी हैं जो सारे कंस्टेंट को भी सेटिस्फाई करती हैं, नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन को भी सेटिस्फाई करती हैं, और इन पर जेड की वैल्यू मैक्सिमम भी है, तो ऐसे सॉल्यूशन को बोला जाता है ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो ये हमारी इस प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ गया। एक बार मैं इसको वैसे तो मैं दिखा देता हूं ग्राफिकली। देखिए मैंने ये ग्राफ बनाया, एक मैं दूसरा ग्राफ भी है मेरे पास में, मैं उस सब दिखा देता हूं इस प्रॉब्लम को, जरा ध्यान से देखना, या मैं नीचे ले लेता हूं इसको जिससे कि एक दूसरे पे ना आए। मैं वापस जाता हूं। ये ध्यान से देखना, इसके अंदर मैं यहां पर जितने भी मैंने तुम्हें कंस्टेंट दिखाए हैं उन सबको मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं। अब एक बार देखिए, ये हमारा पहला कंस्टेंट है 5x प्लस के y। देखिए पहला कंस्टेंट था हमारा 5x प्लस के y इक्वल टू 100, था तो लेस देन में, लेकिन इक्वल लगाया था इक्वेशन ड्रॉ करने के लिए। और देखिए ये पॉइंट था हमारा, ये यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस पॉइंट को कैलकुलेट करिए। यहाँ ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आ रहा है तुम्हारा 20 0, ये रहा। ऊपर चेक करिए, ये वाला पॉइंट बैठेगा तुम्हारा 0 100। इसके अंदर जो ब्लू पोर्शन है, ये बता रहा है कि जो पहला कंस्टेंट था उसके अंदर लेस देन था। तो इस लाइन से ब्लू पोर्शन में जितने भी पॉइंट हैं वो सारे के सारे पहले कंस्टेंट को सेटिस्फाई करेंगे। लेकिन हमें जो सॉल्यूशन लेना है वो केवल लेना है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो ब्लू का वो पोर्शन लीजिए, इस नीले वाले भाग का वो पोर्शन लीजिए जो केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, तो वो ही हमारा सेटिस्फाई करेगा कंस्टेंट को भी और नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन को भी। अब हम चलते हैं दूसरे वाले कंस्टेंट की तरफ। दूसरा कंस्टेंट हमारा ये था, ये रहा। दूसरा कंस्टेंट था 60 0 और 0 60। तो ये जो रेड वाला पोर्शन दिखा रहा हमें, ये बता रहा है कि जितने भी इस साइड में पॉइंट होंगे इस रेड वाले पोर्शन में, वो सारे के सारे सेकंड वाले कंस्टेंट को सेटिस्फाई करेंगे। लेकिन हमें क्या देखना था, हमें यह देखना था कि ऐसे कौन कौन से पॉइंट है जो दोनों को सेटिस्फाई करते हैं। अब यहां ध्यान से देखिए, ऐसे कौन कौन से पॉइंट हैं जो ब्लू वाले पोर्शन में भी हैं और रेड वाले पोर्शन में भी हैं। वे ही पॉइंट लेकिन होने चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखने बस केवल तुम्हें। तो वे पॉइंट कौन से हैं, तो मैं तुम्हें दिखा देता हूं वे पॉइंट कौन से हैं। ये मैंने इसे डार्क कर दिया है, ये जो डार्क पोर्शन है, ये डार्क जो पोर्शन है,
ये वो पॉइंटों का सोल्यूशन है, या ये कह दीजिए वो रीजन है जो दोनों कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करता है। रेड में भी आ रहा है ये, अब ब्लू में भी आ रहा है, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, तो यही कहलाता है इसका फिजिबल रीजन। और इसके अंदर देखिए यहां पर जो H लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये वाला पॉइंट देखिए, इस पॉइंट को देखिए, ये इसके कॉर्नर पॉइंट है। तो एक्चुअल फिगर इसकी ये है, जो हमने बनाई थी वो रफ बनाई थी क्योंकि हमारे पास में स्केल नहीं था। अब मैंने तुम्हें यहां पर बिल्कुल सही से बना के दिखा दिया है। तो ये एक्चुअल फिगर इसकी ये है। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा मैं इसको और करके दिखा देता हूं, ये कंप्लीट हो गया वैसे तो। अब हम दूसरे एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल हमारी ये है, इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन निकलेगा वो अनबाउंडेड निकलेगा। तो मैं तुम्हें बताया था जब सेकंड वीडियो पढ़ाई थी, उसके अंदर के अनबाउंडेड सॉल्यूशन क्या होता है। तो मैं इस प्रॉब्लम से तुम्हें बताने चाह रहा हूं, इसका हम सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं। पहले हम बिल्कुल वही काम करेंगे। देखिए यहां पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज में है, केवल दो ही कंस्टेंट है, इनको दोनों को हम ड्रॉ कर रहे हैं। हमने पहले यहां पर एक्स और वाई बना लिए हैं, ये रही हमारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये रही। और इसके अंदर ये मैंने x कहा, इसे मैंने y कहा। देखिए वैसे तो यहां पर x1 x2 लिखे हुए हैं, तुम x y ना क्या क्या x1 x2 xj बोल सकते हो। इस वाले को x1 xj बोल देना और इस वाले को x2 xj कह देना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 2D में तो क्वेश्चन कर रहे हैं हम। अब देखो पहला कंस्टेंट है हमारा x1 माइनस x2 इक्वल टू 1, इसको मैंने इक्वेशन मान लिया। अब मैं इसे ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा। इसके अंदर मैं पहले x1 की वैल्यू अपने पास सब रखूंगा 0 और x2 की निकालने की कोशिश करता हूं। जैसे x1 की वैल्यू मैं यहां पर 0 रखूंगा तो x2 की वैल्यू हो जाएगी -1। अब मैं x2 की वैल्यू 0 भरता हूं तो x1 की वैल्यू हो जाएगी +1। तो हमारे पास में दो पॉइंट आ गए 0 -1। तो 0 -1 हमारा नीचे की ओर जाएगा, ये रहा 0 -1। एक हमारा पॉइंट आया 1 0, 1 0 हमारा यहां पर आएगा, ये रहा 1 0, ये रहा। अब हमने इन दोनों को मिला दिया और एक हमारी लाइन इस तरह से बन जाती है, ये बन गई। अब इस लाइन ने दो पार्ट करे इस पूरे प्लेन के, एक पार्ट इस लाइन से ऊपर की ओर है और एक पार्ट नीचे की ओर है। एक पार्ट में ओरिजिन आ रहा है इस लाइन से, ऊपर की ओर वाले पोर्शन में ओरिजिन आ रहा है और नीचे वाले में ओरिजिन नहीं आ रहा। तो किसी भी एक पार्ट में एक पॉइंट पकड़ लीजिए, तो हम वही पॉइंट पकड़ लेते हैं ओरिजिन को ही, क्योंकि ओरिजिन ऊपर वाले पार्ट में आ रहा है, और देखते हैं ओरिजिन इसको सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। तो मैंने x1 माइनस x2 की वैल्यू निकाली ओरिजिन पर, तो यहाँ पे 0 यहाँ 0, कुल मिलाकर 0 आ गया और हमारा कंस्ट्रेंट था लेस देन इक्वल टू 1। तो यह बात बिल्कुल सही है। इसका मतलब जिधर ओरिजिन है उधर के सभी पॉइंट इस कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करेंगे। इसका मतलब इस लाइन से ऊपर के जितने भी पॉइंट हैं वो पहले कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करेंगे। अब हम दूसरे को ड्रॉ करते हैं। दूसरा हमारा x1 प्लस x2 इक्वल टू 1, सॉरी 3। इसके लिए भी हम एक टेबल बना लेते हैं। इसमें हमने यहाँ पे x1 रखा, यहाँ पर x2। x1 की वैल्यू मैंने 0 रखी तो x2 की वैल्यू 3 आई, x2 की वैल्यू मैंने 0 रखी तो x1 की वैल्यू यहाँ पर 3 आई। पॉइंट बने 0 3 3 0। एक पॉइंट हमारा इधर जाएगा 3 0, दूसरा पॉइंट हमारा 0 3 यहां आएगा, ये रहा 0 3। अब इन दोनों को मैंने मिला दिया तो ये हमारा सेकंड वाला कंस्टेंट आ गया, ये आ गया सेकंड कंस्टेंट। लेकिन हमारा ये इक्वेशन नहीं थी, हमारा तो ये इनइक्वेशन थी। तो इनइक्वेशन को चेक करने का वही तरीका, इसने दो पार्ट करे पूरे पेपर के। इस पार्ट, इस वाली लाइन से नीचे का एक पार्ट, एक ऊपर वाली लाइन, ऊपर वाला पार्ट। नीचे वाले पोर्शन में ओरिजिन आ रहा है तो ओरिजिन इसमें रख कर देखिए सेकंड वाले कंस्टेंट में। तो ओरिजिन जब हम यहां पर रखेंगे तो x1 प्लस x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, x1 प्लस x2 की वैल्यू 0 प्लस 0 0 आ जाएगी। और जो 0 जो होती है वो 3 से क्या बड़ी होती है, यहां लिखा हुआ 3 से बड़ा, ये लिखा हुआ। तो क्या ये सेटिस्फाई हो गई? नहीं, ये बात बिल्कुल गलत हो गई। इसका मतलब जिधर ओरिजिन है वो इसका सोल्यूशन नहीं है। तो फिर कौन सोल्यूशन है? इसका ऊपर वाला पोर्शन, इधर वाला इसका सोल्यूशन है। तो अब यहां बात उठती है, हमें ऐसा रीजन ढूंढना है जो दोनों ही कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई कर दे। तो साफ दिखाई दे रहा है तुम्हें वो पोर्शन कौन सा होगा। इस लाइन से भी ऊपर लेना है हमें, तो मैं क्रॉस लगा रहा हूं, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है, उधर नहीं जाना है हमें, केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो क्या ये जो रीजन है बंधा हुआ है, बाउंडेड है? नहीं, ये रीजन खुला हुआ है। ऊपर को देखिए, ये ऊपर तक फैलता हुआ जाएगा क्योंकि हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लेना है और दोनों कंस्टेंट को सेटिस्फाई करना है। तो ये रीजन है हमारा और ये रीजन हमारा खुला हुआ है, खुला हुआ, ये रहा रीजन खुला हुआ है। लेकिन सॉल्यूशन अनबाउंडेड होने का मतलब अलग बात होती है।
हम सोल्यूशन अनबाउंडेड नहीं बोल रहे, हम कह रहे रीजन जो है, इसका मतलब इसके अंदर इतने इनफाइनाइट पॉइंट है, ऊपर तक ले जाएंगे जो दोनों ही कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करेंगे। अब हम देखना चाहते हैं, कॉर्नर पॉइंट मेथड कहता है कि इसके कॉर्नर पॉइंट निकालिए। तो कॉर्नर पॉइंट हमें साफ दिखाई दे रहा है। देखिए कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से होंगे वो तो मैं बता देता हूं। कॉर्नर पॉइंट तो एक तो ये होगा ए पॉइंट, एक ये होगा, बस दो इसके कॉर्नर पॉइंट आएंगे, क्योंकि ये इधर को तो बढ़ता ही जाएगा, कभी खत्म ही नहीं होने का, ऊपर को भी ये बढ़ता ही जाएगा, तो इसे केवल दो कॉर्नर पॉइंट है ए और बी। अब मेथड कहता है कि इन दोनों पॉइंटों पर ही तुम्हें क्या निकालना है, जेड की वैल्यू निकालनी है। ठीक है जी, अब हम इन पर जेड की वैल्यू निकालते हैं। एक टेबल बना लेते हैं, एक टेबल बनाते हैं हम इसके लिए। इसके अंदर रखते हैं हम कॉर्नर पॉइंट, और यहां पर लेते हैं हम जेड की वैल्यू। जेड की वैल्यू एक बार ऊपर देख लेता हूं मैं कितनी थी। जेड की वैल्यू तो यहां पर 3x1 प्लस के 2x2, तो यहां पर लिख ली मैंने 3x1 प्लस के 2x2। अब पहला कॉर्नर पॉइंट हमारा ए, लेकिन ए के तो कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे, पहले ए के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं हम। एक मिनट के लिए मैं देख लो जरा ऊपर को क्या क्या थी। पहली थी हमारी x1 माइनस x2, इधर कर लेता हूं मैं, इक्वल टू 1। दूसरे वाली थी हमारी x1 प्लस x2 इक्वल टू 3। इन दोनों को ऐड कर लीजिए, तो यहां आ जाएगा 2x1 इक्वल टू 4, तो x1 की वैल्यू 2 आ जाएगी। x1 की वैल्यू जब 2 आ जाएगी तो x2 की वैल्यू कितनी बैठ जाएगी वो देख लीजिए, 1 आ जाएगी। x1 की वैल्यू तुमने 1 रखी ना, यहां पे 2 रखी, तो x2 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये पॉइंट आ गया हमारा 1 2 1, तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट बैठे हमारे 2 1, ये बैठ गए। अब हम ए पॉइंट पर जेड की वैल्यू निकालेंगे 2 1 पर। तो जैसे ही हम एक यहां पर जेड की वैल्यू निकालेंगे तो 3 इंटू 2 डाल देंगे, अब प्लस का हम डाल देंगे 2 इंटू 1, 6 यहां हो जाएगी और 2 ये 8 हो जाएगी। तो ए पॉइंट पर जेड की वैल्यू 8 आ गई है। लेकिन यदि हम बी पॉइंट पर चेक करें, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे साथ दिखा दे रहे हैं 0 3 है, तो 0 3 पर हम यदि जेड की वैल्यू निकाले जाए तो यहां पर एक्स की वैल्यू 0, तो यहां 0 हो जाएगा, और यहां पर 3 रखें तो यहां 6 हो जाएगा, कुल मिलाकर इस पर 8 आया। तो ये हमारे कॉर्नर पॉइंट के अनुसार दो कॉर्नर पॉइंट पर जेड की वैल्यू निकाल ली है हमने। यदि हम कॉर्नर पॉइंट मेथड की बात मान लें, उसने कहा था कि भाई जो तुम्हारे कॉर्नर पॉइंट है उन पर जेड की वैल्यू निकाल लीजिए, और यदि क्वेश्चन मैक्सिमम का है तो मैक्सिमम वैल्यू छांट लीजिए। तो यदि हम इस टेबल को देखें तो इसमें जेड की वैल्यू मैक्सिमम, सॉरी यहां पर गलत हो गया, 6 है, यहां पर ये 6 है, ये 6 है, तो यहां पर मैक्सिमम वैल्यू जो आ रही है 8 आ रही है। इस टेबल के अनुसार जेड की मैक्सिमम वैल्यू 8 है, और वो किस पॉइंट पर है, ए पॉइंट पर, और ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 2 1। तो इस मेथड के अनुसार देखा जाए तो हमारा आंसर x1 इक्वल टू 2 और x2 की वैल्यू 1 आ गई, प्रॉब्लम खत्म हो गई। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम ये कह रहे हैं कि इस पॉइंट पर जेड की वैल्यू 8 है और ये मैक्सिमम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस फिजिबल रीजन के अंदर, इसके रीजन के अंदर कहीं पर भी मैं किसी भी पॉइंट पर, चाहे इस पॉइंट पर लूं या इस पॉइंट पर निकालूं, जेड की वैल्यू फिर 8 से कम ही आनी चाहिए। अगर वास्तव में इस पॉइंट पर जेड की वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो तुमने कहा इस पॉइंट पर जेड की वैल्यू 8 है, सबसे मैक्सिमम है, तो इसका मतलब बाकी पॉइंटों पर जेड की वैल्यू सबसे इससे कम रही होगी। तो यहां पर हम इस मेथड पर अविश्वास क्यों दिखा रहे हैं, जबकि पहले मेथड में हमने कोई ऐसी बात नहीं उठाई थी, वहां तो बस जो टेबल में मैक्सिमम दिखाई दिया आंसर लिखे आए। तो उसका मैं रीजन बताता हूं। देखिए जब भी तुम्हारा एरिया जो होगा, रीजन जो होगा, वो खुला हुआ होगा, तो हमेशा अपने दिमाग में संदेह पैदा कर लेना कि जो तुम आंसर लिख कर रहे हो जरूरी नहीं कि वो आंसर सही हो। और यदि एरिया बंधा हुआ है, बंद है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ये मेथड बिल्कुल सही काम करता है। लेकिन जब रीजन खुला हुआ होता है तो ये मेथड में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। हमें चेक करना पड़ता है कि वास्तव में इन सारे पॉइंटों पर जेड की वैल्यू निकालें तो क्या इसी पॉइंट पर मैक्सिमम आएगी, ए पॉइंट पर। अगर हम यहां कोई पॉइंट ले लें यहां, तो उस पर जेड की वैल्यू इससे कम आएगी, तो हमें चेक करना पड़ेगा। एक पॉइंट लेते हैं वैसी रफली इस लाइन के ऊपर, वैसी रफली चेक करने के लिए चेक कर लेते हैं कि ये आंसर सही दे रहा है नहीं दे रहा। तो मैं वैसे एक पॉइंट मार्क पकड़ लेता हूं। वैसे ये लाइन चेक करो, लाइन थी कौन सी, ये लाइन थी हमारी x1 माइनस x2 इक्वल टू, लाइन थी कौन सी 1, ये लाइन थी। इस लाइन पर मुझे एक पॉइंट लेना वैसी रफली,
सोचो यहां से यहां तक, ये देखिए ये x1 की वैल्यू कितनी है 2, तो ये दूरी 2 रही होगी, ये 2 रही होगी, तो यहां पर ये जो पॉइंट की वैल्यू होगी 2 से थोड़ी ज्यादा ही होगी, तो सपोज करो मैंने 3 ले ली, ठीक है। तो अब मुझे x2 क्या चाहिए, तो x1 की वैल्यू जब मैं 3 रख रहा हूं तो यहां 3 रखूं, जब मैं यहां पर 3 रखूंगा तो 1 को इधर लाऊंगा तो 2 बचेगा, तो x2 की वैल्यू 2 जाएगी। वैसे रफली एक पॉइंट लेना है। अब इस पॉइंट पर भी z की वैल्यू निकाल कर देखिए, क्या 8 से कम आती है, यहां चेक करो, z हमारा ये रहा, a ये रहा, यहां पर z की वैल्यू चेक करो, यहां पर 3 रखी हमने 9 हो गई, और 2 यहां रखी 4 हो गई, 9 और 4 13 हो गई, यहां पर तो z की वैल्यू 13 आ गई। जबकि तुम तो ये कह रहे थे, या मेथड कह रहा था कि भाई z की वैल्यू सबसे ज्यादा इस पॉइंट पर आएगी, क्योंकि इस मेथड का रूल यही है कि जो कॉर्नर पॉइंट होते हैं उन पर z की वैल्यू मैक्सिमम जाती है, लेकिन यहां पर तो z की वैल्यू इस पॉइंट पर इससे भी ज्यादा आ गई। अगर तुम इससे आगे की ओर किसी और पॉइंट पर चेक करोगे, जैसे यहां पर x1 की वैल्यू यहां तक तो तुमने ली 3 से तो बहुत ज्यादा होगी, 3 तो यहीं था ये, और ले लो ये 4, कुछ और पॉइंट कर लियो, अरे इसके सामने ले लो, यहां पर ये वाला पॉइंट हुआ 3 2, और इस पर हमने z की वैल्यू नोट करी तो वो कितनी आई 39, क्योंकि हमारे पास में स्केल तो है नहीं, हम तो वैसे अंदाज लगा रहे हैं, तो इस पॉइंट पर हमारी z की वैल्यू बैठी 13, क्योंकि मैंने यहां ध्यान नहीं दिया कि ये वाला पॉइंट हमारा 30 था। अब यहां देखो, यहां पर x की वैल्यू जो होगी 3 से थोड़ी और ज्यादा होगी, मान लीजिए 4 ले लिया हमने, तो जब यहां x1 की वैल्यू हम 4 लेंगे तो इस वाली इक्वेशन में रखे, देखो यहां 4 रखा हमने, 1 इधर जाएगा 3 आ जाएगा, तो x2 की वैल्यू 3 आई होगी, ये रही। इस पर z की वैल्यू निकालो, इस पर जो z की वैल्यू होगी वो इससे भी ज्यादा आएगी, चेक करिए यहां पर x1 की वैल्यू तुमने लिए 4, तो यहां हो गया 12, और x2 की वैल्यू तो लिए तुमने 3, यहां हो गया 6, ये हो गया 18, तो यहां पर z की वैल्यू और भी बढ़ गई 18। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, इससे ये निकलता है कि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जा रहे हैं z की वैल्यू तो इंक्रीज करती जा रही है, और आगे लोगे तो और भी z की वैल्यू और बढ़ जाएगी। ऐसी स्थिति में बोलते हैं कि इसका सॉल्यूशन अनबाउंडेड है। तो रीजन खुला हुआ अलग बात होती है, सॉल्यूशन का अनबाउंडेड होना अलग बात होती है। सॉल्यूशन का अनबाउंडेड होने का मतलब है z की वैल्यू इंक्रीज होती चली जाएगी, क्योंकि काफी सारे इसमें एग्जांपल ऐसे भी हैं जिनके अंदर रीजन बाउंडेड है, रीजन बिल्कुल बंद हो गया है, क्लोज हो गया है, लेकिन सॉल्यूशन फिर भी अनबाउंडेड जा रहा है, तो ऐसी भी प्रॉब्लम होती है। ये तो ऐसी प्रॉब्लम थी जिसके अंदर रीजन भी अनबाउंडेड था और इसके अंदर सॉल्यूशन भी अनबाउंडेड गया, तो ये एक हमारी प्रॉब्लम थी। इसको यदि सही तरह से देखा जाए, क्योंकि हमने स्केल से नाप के तो नहीं करी है, और यदि हम बिना स्केल मतलब स्केल के अकॉर्डिंग करें, हम इसे चेक करें, तो इसका आंसर मैं तुम्हें दिखाता हूं, इसका आंसर कैसा बैठेगा। देखिए मैं इसका आंसर दिखाना चाहता हूं तुम्हें, इधर ध्यान देना, इस टेबल पर देखिए, ये है हमारा पहला कंस्टेंट x माइनस वाई इक्वल टू 1। थोड़ा और ऊपर कर देता हूं डायग्राम को, यहां देखिए, इसमें जो पहला कंस्टेंट हमारा था x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये किस पॉइंट से होकर जा रहा था 1 0 से, यहां देखिए, यहां ध्यान से, ये रहा 1 0, और नीचे की ओर आ जाएगा हमारा यहां पर 0 माइनस 1, खींच दिया। ये ब्लू पार्ट क्या दिखा रहा है, क्योंकि उसके अंदर लिखा हुआ था, तुम्हें ध्यान होगा x माइनस 1 x माइनस वाई ग्रेटर इक्वल टू 1, तो जितने भी ब्लू पार्ट के अंदर पॉइंट होंगे वो सारे के सारे इसको सेटिस्फाई करेंगे। जरा एक मिनट देखना, जीरो तो क्योंकि ओरिजिन सेटिस्फाई कर जाएगा, ऐसा गलत बात है, लेदन होगा शायद, लेदन 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 वन, तभी तो सेटिस्फाई करेगा ओरिजिन, ओरिजिन भी साइड में आ रहा ना, तो लेदन होगा उसमें, देख देख लेना उसमें। दूसरा दूसरा हमारा कंस्टेंट ये था, ये वाला, ये कंस्टेंट था, इसको मैं देखिए जेड इक्वल टू, इसको देखिए यहां पर x प्लस वाई इक्वल टू 3, ये वाला कंस्टेंट, ये 3 0, इधर ध्यान देना, ये है हमारा 3 0 3 0, और ये रहा हमारा 0 3, ये रहा 0 3, इनसे होकर जा रहा था, ये है रेड वाला,
तो जितने भी पॉइंट रेड वाले एरिया में हैं सारे के सारे वो हमारे दूसरे कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई कर रहे थे। किसको? x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इसको जितने भी रेड वाले में ये सारे ऊपर नीचे जितने भी हैं सारे रेड वाले में जितने पॉइंट हैं वो इसके सॉल्यूशन हैं। कहीं भी कोई पॉइंट लेकर रख के देखिए इसके अंदर 100% सेटिस्फाई करेगा। लेकिन हमें तो वो लेने थे जो दोनों को सेटिस्फाई करते हो। कहने का मतलब वो पॉइंट जो ब्लू वाले में भी आ रहे हैं और रेड वाले में भी आ रहे हैं, लेकिन लेने केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहा था नो नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन कि सॉल्यूशन केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही देना है। तो वो पॉइंट कौन से हैं जो हमारे केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, मैं उन्हें दिखा देता हूं। ये देखिए मैंने डार्क कर दिया, बहुत ज्यादा डार्क। ये जो डार्क वाला पोर्शन है ये सारा पोर्शन ऐसा है जो रेड वाले पोर्शन में भी था और ब्लू वाले में है। यही कहलाएगा इसका फिजिबल रीजन। इसके कॉर्नर पॉइंट देखे, इसे कॉर्नर पॉइंट केवल सी और यहां पर डी लिखा हुआ है। ये केवल दो ही कॉर्नर पॉइंट है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं यहां पर जेड की वैल्यू क्या आती है। देखिए मैंने जेड की वैल्यू लिखी है, ये रही सामने तुम्हारे। जेड की वैल्यू लिखी है 3x प्लस के 2y इक्वल टू 13। लेकिन जेड इक्वल टू 13 कहां से आया वो तो मैं दिखाता हूं। ध्यान से देखना। जो ये हमारा पॉइंट है रेड वाला, इसको नोट करना। अब इस रेड वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 3 2 तो इस पर जेड की वैल्यू है 13। रख के देख लो, यहाँ 3 9 और यहाँ रखोगे 2 4 13 हो जाएगा। अब मैं रेड वाले पॉइंट को थोड़ा आगे की ओर चलाऊंगा। ध्यान से देखना। ये चला, जैसे जैसे जेड ये पॉइंट ऊपर की ओर जा रहा है, देखो जेड की वैल्यू बढ़ती जा रही है। यहां देखिए 31 हो गई है। और देख लीजिए मैंने इधर लिया बीच में, यहां देखिए यहां पर बीच में जा रखने के बाद में यहां जेड की वैल्यू हो गई है 12.4442। और देखिए मतलब जैसे जैसे तुम जेड को इसके अंदर ले रहे हो तो जेड की वैल्यू यहां 11.46। और देखिए अगर हम इस पॉइंट पर आए, इस वाले पॉइंट पर, इस पॉइंट पर देखो जेड की वैल्यू 8 है, तो सबसे कम यहां दिखाई दे रही है। जबकि कॉर्नर पॉइंट मेथड कह रहा था इस पॉइंट पर मैक्सिमम है, और जबकि इस पर सबसे कम आ रही है। अभी तुमने देखा ऊपर के पॉइंट पर क्या हो रहा था, देखो यहां इस पॉइंट पर जेड की वैल्यू आ रही है, यहां पर ये दिखाई नहीं दे रही होगी तुम्हें, थोड़ा सा और नीचे कर देता हूं मैं। ये देखो यहां पर जेड की वैल्यू आ रही है 10.26, जबकि डी पॉइंट पर जेड की वैल्यू केवल 8 थी और यहां इससे ज्यादा है। और देखिए थोड़ा सा और चेंज कर लेता हूं मैं हल्का सा। यहां देखिए इस पॉइंट पर, यहां पर ये पॉइंट कोऑर्डिनेट भी लिखे मैंने नीचे, ये कोऑर्डिनेट, और यहां पर जेड की वैल्यू जा रही है 17.8 जा रही है। इसका मतलब इस पॉइंट पर जो तुम जेड का आंसर दे रहे थे कि यहां जेड की वैल्यू सबसे ज्यादा है, वो बिल्कुल गलत आंसर था। हम ये देख रहे हैं कि इस पूरे एरिया में तो जेड की वैल्यू ऊपर जाते जाइए उतनी बढ़ती ही जाएगी। तो ऐसी प्रॉब्लम को सोल्यूशन बोलते हैं हम कि ये सोल्यूशन जो है कैसा है, अनबाउंडेड सोल्यूशन है, जिसमें जेड इंक्रीज ही करता जाता है, तुम उसे बाउंड नहीं कर सकते। तो वो हमारा सोल्यूशन कहलाता है अनबाउंडेड सोल्यूशन। बस एक प्रॉब्लम हो रह गई है, उसके बाद ये मैंने सोल्यूशन दिखाया तुम्हें अनबाउंडेड का। अब मैं दिखाता हूं तुम्हें सोल्यूशन इनफिजिबल कब, सॉरी नो फिजिबल सोल्यूशन कब होता है, मतलब सोल्यूशन निकलता ही नहीं है प्रॉब्लम का। एक ये प्रॉब्लम लिया है मैंने, इसमें हम दिखाएंगे कि ऐसी भी प्रॉब्लम होती है जिनको सोल्व किया ही नहीं जा सकता। देखिए मैंने एक प्रॉब्लम डाली है यहां पर, इसको मैं केवल ग्राफिकली दिखा रहा हूं मेजरमेंट के द्वारा। मिनिमाइज करना है z इक्वल टू 5x1 प्लस के 6x2। पहला कंस्टेंट ये है, दूसरा कंस्टेंट ये है, तीसरा कंस्टेंट ये है। पहला कंस्टेंट को मैं यहां पर शो कर रहा हूं, एक मिनट में देख लेता हूं मैंने इसका वो बनाया नहीं बनाया, बना रखा है मैंने इसका वो। ध्यान से देखना आप इसको, मैं और थोड़ा ऊपर कर देता हूं इसको। देखिए ध्यान से देखिए, पहले कंस्टेंट पर निगाह रखना, x1 प्लस x2 इक्वल टू 50। x1 की जगह 0 रखो, x2 की वैल्यू 50 आएगी, x2 की वैल्यू 0 रखो, x1 की वैल्यू 50 आएगी। तो 50 0 0 50 से होकर जाएगा पहला वाला, ये रहा, ये हमारा पहला कंस्टेंट है। ऊपर देखो यहां पर ये जो पॉइंट आया है, इस साइड में जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट है हमारा 0 50, और जो ये वाला पॉइंट आया हमारा ये आया है 50 0। देखिए यहां पर साफ दिखा जा रहा है 60 और 40 के बीच में है। दूसरा हम खींचेंगे x1 प्लस 2x2 लेस देन 40, इसमें x1 की 0 रखिए यहां पर वैल्यू, तो x2 की वैल्यू आएगी 20, और x2 की वैल्यू 0 रखोगे इसके अंदर, इसके अंदर x2 की वैल्यू 0 रखोगे यहां पर, तो x1 की वैल्यू आएगी 40। तो 40 0 से होकर जाएगा और 0 20 से होकर जाएगा। देखिए मैं दूसरा दिखा रहा हूं अब,
ये रहा, ये हमने दूसरा दिखाया है, इसमें निगाह रखिए, ये रहा, ये पॉइंट है हमारा यहां पर 020 और ये वाला पॉइंट है हमारा 40। ये रहे, जितने भी पॉइंट इस ब्राउन कलर के अंदर हैं वो सारे पॉइंट सेकंड वाले कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करेंगे। जितने भी पॉइंट इस ब्लू वाले पोर्शन के अंदर हैं वो सारे के सारे फर्स्ट कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करेंगे। अभी एक और कंस्ट्रेंट है हमारा 3x1 + 4x2 = 100। इसमें x1 की जगह 0 रखिए तो x2 की वैल्यू आएगी 25, x2 की जगह 0 रखोगे तो x1 की वैल्यू आएगी 100/3, लगभग 33.3 के करीब। तो मैं तीसरा भी ड्रॉ कर रहा हूं, तीसरा यहां ध्यान दीजिए, तीसरा हमारा ये वाला, इस पर निगाह रखना। थर्ड वाला कंस्टेंट ग्रीन वाला है। देखिए अभी मैंने बताया था जब तुम यहां पर x2 की वैल्यू रखोगे तो x1 की वैल्यू जाएगी 100/3। 100/3 का मतलब लगभग 33 पॉइंट। तो यहां पर देखो ये वाला पॉइंट, ये रहा, ये वाला पॉइंट जो है, ये पॉइंट हमारा 33 पॉइंट, या ये कह दीजिए 100/33 सॉरी और कोमा 0, ये वाला पॉइंट। और इस वाले पॉइंट को देखिए, इस वाले पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को, ये 20 से ऊपर है। और तुम्हें भी यहां पता है जब तुम यहां x1 की वैल्यू 0 रखोगे तो x2 की वैल्यू 25 आएगी। तो ये वाला जो पॉइंट है तुम्हारा वो 0.25 है। देख लीजिए यहां पर नीचे की ओर है 20, यहां 20 है और यहां पर है 0.25। तो जो ग्रीन वाला पोर्शन है, जो नीचे वाले पॉइंट है जितने भी ग्रीन वाले में, वो सारे पॉइंट थर्ड वाले कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करेंगे। अब बात उठती है कि हमें ऐसा रीजन ढूंढना है जो सारे ही कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई कर दे। कहने का मतलब ब्लू वाले को भी, ग्रीन वाले को भी और इस ब्राउन वाले को भी। तुम देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कोई पोर्शन ऐसा आ रहा है क्या? ऐसा कोई पोर्शन नहीं है। देखिए ब्लू ऊपर है, ग्रीन नीचे है, ब्राउन नीचे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट बिल्कुल खाली है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है। ये वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट, ना तो ये पॉइंट ब्लू में है, ना ये ग्रीन में है, ना ये ब्राउन में है। ये पॉइंट देखिए, यहां पर ऐसा कोई भी पॉइंट तुम नहीं कह सकते जो इन तीनों के अंदर आ रहा हो। इसलिए हम कहेंगे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नो फिजिबल सॉल्यूशन है। तो आज हम इतना ही करेंगे, फिर अगले वीडियो में हम दूसरा मेथड है हमारा आइसोकोस्ट मेथड, उसकी बात करेंगे। थैंक यू बच्चों।